हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, रोज की भांति आज इस सेशन में हम लोग फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को इस सेशन में कवर करेंगे। और देखिए, ये हमारा फुल प्रैक्टिस सेट फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का यह सेट नंबर 9 है। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक को कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो हमारा सीरीज चल रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट फुल मॉक टेस्ट का, इसमें हम लोग केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से ये सारे के सारे गेस प्रश्न हैं, इनके चांसेस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के, यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और बिल्कुल इस फुल सेट में हम लोग टोटल 100 वीवीआई क्वेश्चन को, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न और भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिहार पुलिस के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हम लोग सारे प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर सब लोगों को कमेंट करना है। देखिए, आंसर कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन होते चलेगा। साथ ही साथ अगर हम जो चीज़ें गलती करके सीखते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमें याद भी रहती है, इसीलिए डरिए मत, आंसर कमेंट करते चलिए। और सेशन के एंड में तो पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके आवंटन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में जो है भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। 10वीं अनुसूची भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची पूछा जाता है तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है इसमें। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और जिन्होंने भी इससे पहले वाला सेट नहीं देखा है वो जरूर लगा लीजिएगा सेट को। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सब लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बिहार मद्य निषेध पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किस ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से। तो देखिए, 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है कटमई ज्वालामुखी को। कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये अलास्का में पड़ता है, याद रखिएगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। याद रखिएगा किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? तो ये इटली में पड़ता है। एटना भी इटली में है, ठीक है ना। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ठीक है, मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। एशिया को जो है मानव घर कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? अंध महाद्वीप, अंध महादेश, तो ये अफ्रीका को कहा जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये सीरीज जो है ना, अगर आप क्रम से देखिएगा तो आपको एक प्रश्न के साथ साथ ढेर सारे प्रश्न आपके कवर होते चलेंगे, तो बहुत समय नहीं लगेगा, अभी भी समय है, एक बार देख लीजिए। देखिए बुलेट प्रूफ स्क्रीन में, बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो ये रीइंफोर्स्ड ग्लास है, ठीक है ना। रीइंफोर्स्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रबलित ग्लास का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा तो ये लेक्सन है, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये लेक्सान है, इसको भी आप साथ साथ याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए सर्वज्ञ के लिए। सर्वज्ञ यानी कि जो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। तो सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन पढ़िए, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापक कहा जाता है, ठीक है ना। जिसे सब विषय में जानकारी हो उसी को सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बहुभाषविद कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोपर पट्टी में, जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए भोपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछा गया है, तत्व कौन सा है, ठीक है। देखिए कल ही मैंने आपको जो है करंट का जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको करा हुआ है, वहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न करंट के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार पुलिस के, तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ 400 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। सभी सेशंस को आप देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए बताइएगा कि भोपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए तत्व और धातु दोनों पूछा जाता है। तो तत्व पूछेगा तब ऑक्सीजन होगा, और अगर धातु पूछ लिया तब एल्युमिनियम होगा। दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी सेशन कवर कर लेंगे हम लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 18 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीएसबीसी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सीएसबीसी बिहार पुलिस के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप जानते भी हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? संसदीय सीटों की संख्या, संसदीय सीटों की संख्या यानी कि लोकसभा सीट की बात की जा रही है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि बिहार में अभी लोकसभा चुनाव भी कुछ दिन पहले हुए थे ना, तो आपको याद है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अच्छा, राज्यसभा अगर पूछ लिया जाए तो 16 सीट है। अगर आपसे विधानसभा पूछ लिया जाए तो विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद की टोटल 75 सीट हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी एक ऐसी घटना थी जो कब घटित हुई थी? बताइए। इसके बारे में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग वीडियो में मैंने मैराथन सेशन कराया हुआ है। प्रश्न अगर बनेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से तो उसी सेशन से बनेंगे, उसको भी जरूर देख लीजिए। देखिए बोस्टन चाय पार्टी की घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 1773 में, ठीक है। 1773 की घटना है और इसका जो नायक था उसका नाम सैमुअल एडम्स था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगा,
ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे लंबी पूछेगा तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका ये अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका, ठीक है ना, अंडाणु। ये आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी पूछेगा तो ये वाला होगा, और सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स होगा। न्यूरॉन्स भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, संयुक्त सूची मतलब समवर्ती सूची पूछा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या पूछा गया है? समवर्ती सूची पूछा गया है। तो आपको पता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। अच्छा, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, श्रम कल्याण, विवाह एवं तलाक, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? देखिए, प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कोलकाता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग उठाई थी? फटाफट आंसर कमेंट करिए। सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग उठाई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, 1906 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और स्वयं दादा भाई नौरोजी जी ने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग पहली बार उठाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। 1886 में हुआ था दूसरा, ये कलकत्ता में हुआ था, और 1906 वाला भी कलकत्ता में ही हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पशुपालन के साथ कृषि भी किया जाता है या कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इसको जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक? तो 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी, इसका कार्यकाल था, उसी के समय अपनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है, बताइए। गांधी सागर बांध, फटाफट बताइए, सब लोग आंसर कमेंट करिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों आपको याद रखना है। ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है। अच्छा, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की टीम ने 2023-24 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? ठीक है ना, यहाँ जीता बना लीजिएगा। किस राज्य की टीम ने 2023-24 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, बताइए। तो यह किस राज्य की टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है ना, 2023-24 के लिए। यहाँ पर ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्र में जो है इसमें कौन सा नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ना, ठीक है ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यापार, संचार, यातायात, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पशुपालन नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक विनिर्माण बड़ा पूछा जाता है, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। तो देखिए, पूर्व पश्चिम अगर पूछेगा तो पूर्व पश्चिम गलियारा ये आपका हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना। और उत्तर दक्षिण पूछेगा
तो ये हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। दोनों याद रखिएगा, दोनों तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग कहिए, ठीक ना, इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, अच्छा सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सभी लोगों को बता देना है, ठीक है ना। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसीलिए 25 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19 कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बताइए बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो है ये किस जिले में है? देखिए बेलाडीला बड़ा फेमस जगह है, और देखिए बेलाडीला जो है फ्रेंड्स ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, अगर पूछेगा तो लौह अयस्क याद रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए समय बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा समय भी अब आपका मैं नहीं लूँगा। देखिए राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करके किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं उपसभापति मत लगाइएगा, राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, लेकिन यहाँ जो सभापति है राज्यसभा में वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। चलिए देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था, ये प्रश्न तो बनता ही बनता है, ठीक है। ये बोल्शेविक दल का नेता था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, और लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन को माना जाता है, ठीक है। और स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए देश की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स 1855 में इसकी स्थापना कोलकाता के समीप रिसरा में किया गया था, ठीक है ना, रिसरा में कोलकाता के समीप किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता दे रखा है, रिसरा भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण इसमें से कौन है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का इसमें से उदाहरण कौन सा है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आएगा? नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सौर ऊर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि गोतीपुआ नृत्य, ये एक नृत्य है गोतीपुआ नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? बताइए गोतीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए गोतीपुआ नृत्य का संबंध। तो फ्रेंड्स देखिए यह नृत्य संबंधित है किससे? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा से संबंधित है, और यह नाच भगवान, यह जो डांस है, यह नृत्य है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा दिया गया है, ठीक है ना, उड़ीसा राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? अच्छा एस्चुरी और डेल्टा, डेल्टा जब मैंने लिख दिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इसमें से देखिए कृष्णा, गंगा, गोदावरी, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन एस्चुरी का निर्माण यानी कि मुहाना का निर्माण नर्मदा नदी करती है, ठीक है ना। नर्मदा और एक और नदी याद रखिएगा ताप्ती नदी, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अंग्रेजी में बोलेंगे, ये मनाया कब जाता है? तो देखिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। चलिए 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे, मिल्क डे, ठीक है ना, यानी कि दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा 1 जून को।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, बताइए। अच्छा, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? राज्य सरकार की होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत का संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, क्लियर। और अनुच्छेद 48 कल ही मैंने आपको बताया था, 48 को भी बताया था और अनुच्छेद 50 भी बताया था, ठीक है। चलिए, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है इसमें 50 में, ठीक है। चलिए कल वाला वीडियो देखिएगा ना, तो ये सब आर्टिकल वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओराप्पा खान किसके लिए फेमस है। ओराप्पा का खान, ओराप्पा का खान है कहाँ पर, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले बताइए कि ओराप्पा जो खान है, खादान है, ये फेमस किसके लिए है। ओराप्पा की जो खादान है, ओराप्पा की जो खान है, ये फेमस है हीरा के लिए। और ये कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा बोत्सवाना में है। कहाँ पर है, तो बोत्सवाना जो है वहाँ पर है, बोत्सवाना। और ये बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना, बोत्सवाना में, ये नौ है बोत्सवाना में। अच्छा, एक किम्बरले हीरा की खान है, किम्बरले, किम्बरले भी हीरा की ही खान है, याद रखिएगा, किम्बरले हीरा की खान है और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, बताइए। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं कौन, विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवनियो, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये चूंकि आपके क्लास 10th में हिंदी का ये चैप्टर है, नाम ही है उसका आवनियो। आवनियो कहाँ स्थित है, आवनियो है क्या, तो एक प्राचीन शहर है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक ईसाई मठ भी है। और ये आवनियो रोन नदी के किनारे है, किस, रोन नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये पड़ता है फ्रांस में। इतने सारे बात आपको याद रखना है, दक्षिण फ्रांस में ये पड़ता है, ठीक है। और आवनियो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आवनियो पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गद्य की कौन सी ये विधा है, तो यात्रा वृत्तांत है। और इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। और पूछा गया है कि ये किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो फ्रेंड्स ये है निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है ना। निर्गुण भक्ति धारा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्गुण भक्ति धारा के हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। कल मैंने DPT का भी बताया था, DPT, ठीक है ना, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस, इसके लिए DPT दिया जाता है। और BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है, देखिए DPT का टीका इन 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है और BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग के लिए, यानी कि TB की बीमारी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है। खमसिन जो है ये किस देश की स्थानीय पवन है, चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है। सब लोग अपने अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो खमसिन जो है फ्रेंड्स ये मिस्र की स्थानीय पवन है, ठीक है ना, कहाँ की, मिस्र की स्थानीय पवन है खमसिन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अति शुद्धो स्नेह के मार्ग हैं, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, बताइए यह पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए यह पंक्ति जो है फ्रेंड्स यह किसकी है, तो ये ध्यानानंद की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था। यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति दिया गया, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति अगर पूछा जाता तो नीलम संजीव रेड्डी, उनको निर्विरोध चुना गया है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा गया है। तो किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया है, तो यहाँ पर देखिए राधा कृष्णन जी को और मोहम्मद हिदायतुल्ला को, यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बार बार पूछा जाता है 1885, आपको याद है, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने, इतना आप याद रखिएगा, आपको याद भी होगा। यहाँ पर पूछा गया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। किसने किया था,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कब किया था? तो 1876 में किया था। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न हमारा कि कॉड लिवर तेल में, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, प्रश्न बड़ा है। देखिए कॉड लिवर ऑयल है, इसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कॉड लिवर ऑयल में। यह कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? बताइए। कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है और ये किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर मछली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए प्रश्न पड़ेगा कि निम्नलिखित में से उपास्थि के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है ना। कार्टिलेज जहाँ जहाँ सॉफ्ट हड्डी है, नाक की हड्डी देखिए, कान की हड्डी देखिए, वो उपास्थि की बनी होती हैं, ठीक है। और उपास्थि जो होता है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। उपास्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण होता है। उपास्थि, अस्थि और हमारा ब्लड जो है, खून जो है, रक्त जो है, ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए पढ़िएगा कौन सा कथन इसमें से जो है गलत पूछा गया है। देखिए इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन का बना होता है, बिल्कुल सही है। उपास्थि का मैट्रिक्स जो होता है ये कॉन्ड्रिन का बना होता है। और इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, बिल्कुल इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। देखिए जब अस्थि मज्जा का अभाव ही है तो लाल रक्त कणिका कहाँ से बनेगी? लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, पढ़ा है ना आपने। तो ये वाला गलत है, इसमें लाल रक्त कणिका नहीं बनती हैं, ठीक है। इसमें कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसमें से गलत दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है? अच्छा, एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आपको याद होगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया है, ठीक है ना। जो मैंने नाम बताया अभी, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अच्छा, सबसे पहले ध्यान रख लीजिए इस प्रश्न से कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। तो 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अच्छा, 1905 में ही जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1904 में जो है बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और देखिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था, ठीक है। और यहीं जो बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने कहाँ पर किया था? तो साउथ इंडिया में थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, ठीक है, या महाराष्ट्र पूछे, मुंबई पूछे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में किया था, ठीक है। और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्लई ने, मद्रास में, यहाँ बना लीजिए, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? एस अक्षर के समान कौन सा महासागर का शेप है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह अटलांटिक महासागर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है? बताइए। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ये मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर तमिलनाडु में पूछा गया कि शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कच्चा आम होता है, मैंगो होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो आपके नींबू के जो वर्ग के फल हैं, जैसे कि नींबू संतरा, उसमें पाया जाता है, खट्टे फल में। और ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक सिरका में पाया जाता है। और टार्टरिक में आपको कच्चे आम में, इमली में, अंगूर में, इसमें टार्टरिक पाया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में जिसकी चर्चा नहीं है। बात यही है ना। देखिए, वित्त आयोग का है चर्चा, आर्टिकल 280 में है। निर्वाचन आयोग का 324 से लेकर के 329 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 1993 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, ओजोन के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ओजोन के संदर्भ में, ओजोन का O3 होता है, फॉर्मूला याद होगा। यह सजीव के लिए, श्वसन के लिए अनिवार्य है नहीं, ये ऑक्सीजन होता है, O2 अनिवार्य है, ओजोन नहीं है, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है, सही है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी सही है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, नहीं, वायु में बहुत ही कम अनुपात होता है इसका, 0.00004% होता है लगभग, ठीक है ना। तो ये गलत है। तो कौन सा सही है इसमें से, तो आप देखेंगे दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन में दूसरा तीसरा, ऑप्शन ए में दिया गया केवल 2 और 3। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क के बारे में पूछा गया, यानी कि हिंदी में इसको दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षेस, ठीक है ना। सार्क अंग्रेजी में कहा जाता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षेस हिंदी में कहा जाता है। इसका स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और पहला सम्मेलन भी इसका ढाका में ही हुआ था 1985 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। टोटल 8 देश सदस्य हैं। अपने देश से शुरू करेंगे, प्यारा भारत है अपना, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। क्लियर, इसमें म्यांमार नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2024 में, कहाँ आयोजित किया गया था। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कितने शहर में किया गया था, तो 4 शहर में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, 4 जगह हुआ था। पदक तालिका में इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ जो है उनका मतलब आविष्कार है और आविष्कारक करता है। तो किण्वन का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस का रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं। कौन सा ऐसा ग्लूकोज का बहुलक है जिसको जंतु संचित करते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स, ये आपका ग्लाइकोजन है। इसका संचय कहाँ होता है, तो लीवर और मांसपेशियों में होता है, यानी कि यकृत और मांसपेशी में इसको संश्लेषित और संग्रहित होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से, उंगली पर काउंट कर सकते हैं। अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की खाली स्थान दिया गया से लिया गया है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का है, याद रखिएगा, आपके चैप्टर में पढ़ना भी है। और ये महादेवी वर्मा जी की पूछा गया है कि उनकी मतलब किस काव्य से लिया गया है। तो ये यामा काव्य से लिया गया। यामा काव्य में ये संग्रहित है, यामा,
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है। एक शाहजहांनामा हुआ और एक हुमायूंनामा है। हुमायूंनामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, ठीक है ना। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। और यहाँ पर शाहजहांनामा पूछा गया है तो इसको लिखा है इनायत खान ने। किसने? इनायत खान ने लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? 1938 में, 1938 वाला कहाँ पर हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में हुआ था त्रिपुरी में इन्हीं को निर्वाचित किया गया था। इन्होंने यही अध्यक्ष बने थे, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने के परिधान जो होते हैं उस पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? आग बुझाने वाले जो परिधान होते हैं उस पर चढ़ी परत किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले जो परिधान होते हैं उस पर जो परत चढ़ी होती है ये मेलामाइन की बनी होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है आपको याद होगा कि यह भूख, प्यास, ताप इन सब का नियंत्रण करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक पूछा गया है। यूटोपिया का लेखक कौन था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यूटोपिया का लेखक है थॉमस मोर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता आपसे पूछा गया है, बताइए। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये सब भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। 1855-56 याद रखिएगा, ठीक है ना। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव 4 भाई थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा पहली महिला पूछा गया, न कि पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला पूछता तब सरोजनी नायडू होता। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। तो एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला थी, मतलब पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? प्रश्न बनता है एग्जाम में, बना भी है, तो ये ऋग्वेद में है, ठीक है। और वहीं पूछा गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? बताइए किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है, 9 मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। और इसी में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल की बात करते हैं, बताइए 8वें मंडल में आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। पहला ही पेज लूसेंट में है, पढ़िए एक बार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी जाती है? बताइए ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में जो है कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ये सरस्वती नदी है, ठीक है ना। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, मैंने बताया था ना, इन सब नाम से इसका उल्लेख किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंजिल जलप्रपात जो है, एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? एंजिल जलप्रपात किस देश में है? बताइए। एंजिल जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये वेनेजुएला में है, याद रखिएगा, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1882 ईस्वी में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था शिक्षा के विकास के लिए, किसने किया था? तो 1882 में उस समय कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड रिपन का, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, जिसके समय नियमित जनगणना कराई गई थी। वैसे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था।
भारत में स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है। और कल ही मैंने बताया था कि जो पहला कारखाना अधिनियम था इसी के समय में पारित भी हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बताइए फटाफट आंसर कमेंट करिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है ना। केंद्रीय गन्ना यानी कि केंद्रीय जो गन्ना है ईंख है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से यानी कि विषाणु से नहीं होता है? ठीक है ना, वायरस से यानी कि विषाणु से नहीं होता है। चलिए फटाफट बताइए। खसरा होता है किससे? वायरस से। पोलियो वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, एड्स भी वायरस से होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टाइफाइड जो है ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, यानी कि ये होता है आपका जीवाणु से। ठीक है ना। और किस जीवाणु से होता है? जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। चलिए, प्रसिद्ध त्यौहार ओणम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और यहीं पोंगल के दौरान जो है आपको जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है, मतलब सांड से लड़ाई होती है बैलों से, जल्लीकट्टू। ठीक है ना, तो ये पोंगल के दौरान तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ठीक है। और एक कंबाला है, कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में, भैंसों का दौड़ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में देखिए दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, और उसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय में, रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। सही है। और बिहार एक अलग राज्य बना था, उड़ीसा में, उड़ीसा भी शामिल था इसमें, बंगाल से अलग हुआ था बट बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, ये भी सही है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई थी 1911 में, और 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी, तो ये भी सही है, घोषणा हुआ था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बना लीजिए सही। ठीक है, या सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए एक तरफ जो है भारतीय संविधान का भाग है और उनसे संबंधित जो विषय हैं वो दिए गए हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में संविधान संशोधन नहीं है। भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। ठीक है ना, बाकी ये भी सही है। तो गलत पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधि करती है? किसका स्टेटमेंट है ये? किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, यानी कि पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते इसके मरने में मैं सहायता करूं। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या यानी कि माइनॉरिटीज़ का जो है प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन का स्टेटमेंट है। इसी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? पूर्ण सदस्य पूछा गया है, 100वां पूर्ण सदस्य। तो ये कौन सा बना है? पैराग्वे बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चेराव निम्न में से किस राज्य का एक बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है? चेराव, चेराव या चेराव भी कहीं कहीं इस तरह से केवल चेराव भी आपको मिलेगा। तो बताइए कहाँ का है चेराव? तो चेराव जो है फ्रेंड्स ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है, याद रखिएगा मिजोरम का है। ठीक है, देखिए आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आर्थिक महामंदी, बताइए। आर्थिक महामंदी बड़ा फेमस है ये क्वेश्चन। 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी पूरे विश्व में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हैती में फंसे, हैती एक कंट्री है, वहाँ पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो हैती में फंसे, जो करंट अफेयर्स का कल मैंने टॉपिक कराया हुआ है ना, उसमें ये प्रश्न मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ऑपरेशन इंद्रावती है। ठीक है ना, ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मेलाकाइट इनमें से किस धातु का है इसका? क्या मेलाकाइट?
मेलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है, बताइए फटाफट। मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट जो है ये तांबा का अयस्क है, ठीक है ना, तांबा का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार, ध्यान से, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है? अच्छा, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों का क्रम याद करते हैं तो आपको याद भी रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार बात करते हैं, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर बुध। थोड़ा सा रुक जाइए, ध्यान से देख लीजिए। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और आखिर में वरुण आता है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है। प्रश्न में वही पूछा गया कि शुक्र, ठीक है, शुक्र यहाँ पर और मंगल के बीच में, और मंगल के बीच में तो कौन सा ग्रह आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है, पृथ्वी राइट आंसर होगा। अच्छा, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर पूछा जाए पृथ्वी का क्रम तो पहला, दूसरा और तीसरा है। इस तरह से भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, ठीक है ना, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसको कि वुड डिस्पैच कहा जाता है, और वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। बताइए, तो ये 1854 में डलहौजी के समय में लाया गया था वुड डिस्पैच, तो ये शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 15 अगस्त 1906 को हुआ था, 15 अगस्त 1906 को हुआ था। किसने किया था? तो ये भी याद रखना है, सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्वेटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्वेटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित है किससे? देखिए 1997 में क्वेटो को अपनाया गया था, क्वेटो प्रोटोकॉल, और 2005 में ये प्रभावी हुआ था, ठीक है ना, प्रभावी 2005 से ये हुआ था, और ये ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी लाने से है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है किस देश की सीमा पर स्थित है? किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा, नियाग्रा वाटरफॉल, बताइए। नियाग्रा वाटरफॉल जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो देखिए ये एथिलीन है, और प्राकृतिक रूप से ये हार्मोन है एथिलीन। ये जो है पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो फलों के पकाने में भी सहायक होता है, तो प्राकृतिक तरीके से भी एथिलीन ही पकाता है, ठीक है। और एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला यह पादप हार्मोन है एथिलीन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, इन सब में रोहतास आगे है, ठीक है ना। न्यूनतम अगर साक्षरता दर पूछा जाएगा तो ये पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है उस राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। और पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स ये 243 आई में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बना है? पहला यूरोपीय देश यूपीआई को अपनाने वाला कौन सा देश बना है बताइए? तो पहला देश ये फ्रांस बन गया है, पहला देश फ्रांस बना है यूरोपीय, ठीक है ना, पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है यूपीआई को अपनाने वाला। उसके बाद देखिएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है बताइए? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या को। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर में विटानिन पाया जाता है, विटानिन, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा, विटानिन। कैप्सिसिन ये मिर्च में पाया जाता है। एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज का रंग लाल होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन गाजर वगैरह में पाया जाता है। चलिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल पर प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत के अनुसार पूछा गया है
कि किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय अधिकतम है प्रतिशत में। अगर सीधे क्षेत्रफल पर पूछा जाता तो मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है ना, लेकिन प्रतिशत में सबसे आगे आपको पता है मिजोरम है, ठीक है ना, मिजोरम है। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्थान पूछा गया है तो दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, पहला स्थान पर मिजोरम है प्रतिशत में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द को दिया था किसने? वाल्टर जी रोजन ने दिया था। वाल्टर रोजन यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसकी है? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक किसकी है? तो फ्रेंड्स ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न करिए कि कोशिका भित्ति खाली स्थान दिया गया है कि कोशिका में अनुपस्थित होती है। किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी बताइए? तो कोशिका भित्ति जो है पादप, जीवाणु, कवक में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और कवक की काइटिन की बनी होती है। कवक वाला पूछा जाता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा यह वेद है? 4 वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। और कौन सा धार्मिक अनुष्ठान पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब है आपका अथर्ववेद में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंख का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है बताइए? ये प्रश्न हो सकता है आपको दोबारा मिल गया हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये आपका पुतली है राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 2001 में इनको दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? सरोज स्मृति शोक गीत को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सरोज स्मृति को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? उपर्युक्त का, तो यहाँ पर क्या होगा सही संधि विच्छेद? थोड़ा ध्यान से देख करके आंसर बताइए। ऊपरी जोर उक्त होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का खोज किया था किसने? तो ये किया था किसने? फैराडे ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है ये आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर CHO अभिक्रियाशील मूलक है। ये किसका, इस मूलक का नाम क्या है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है एक बार ये। तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेलम जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।